हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर आप लोग को स्वागत करते हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ जीरो से लेकर और अंत तक बढ़ाए जाएंगे। आप जो कमज़ोर छात्र होंगे, जो स्टूडेंट कहीं ट्यूशन कोचिंग या कहीं इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं, तो स्टूडेंट वह घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। तो हर एक स्टेप पर ध्यान दीजिए और अंत तक देखें, ताकि अंत में जो वो मनोरंजन होगा वो आपके लिए बिल्कुल सही होंगे। रवा सब ध्यान से देखी, अगर अच्छा लगी तो आप इस सबके शेयर कर दी, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाई। तो रवा लोग बनी रही और देखी। चलिए हम स्टार्ट करता नहीं। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जैसे अ, छोटी ई, छोटी ऊ, क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। आगे है वर्णमाला। वर्णमाला को देखते हैं। अब वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णमाला जो होते हैं, संस्कृत में वर्णमाला की संख्या होती है 50 होती हैं। संस्कृत में वर्णमाला की संख्या 50 होती है। यहां देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ली, बड़ी री, ठीक है, ए, आई, ओ, औ, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालाब स, मूर्धांश स, दंश ह, ठीक है। अगला होता है अंशवार। विसर्ग, क, ख, प, फ, इसे कहते हैं जीवा मूल्य मूल्य, और इसे कहते हैं उपधमानियां। अर्थात हम जितना भी है सब में हलन करा दिए। आपके सामने में वर्णमाला हम तो समझ गए हैं, इसे ही हम अब शॉर्टकट में कैसे जानेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आखिर वर्ण और वर्णमाला में आप कैसे समझिएगा, फटाफट जानिए। मान लीजिए आपके सामने में एक हम माला बनाते हैं। ये जो माला हम बनाए हैं, मान लीजिए ये माला, ये फूल है और ये पूरा भाग को माला कहते हैं। अब ये देखिए, फूल को मान लीजिए वर्ण, पूरे समूह को अब हम कहते हैं वर्णमाला। अर्थात एक फूल को कहेंगे वर्ण और अनेक फूल मिल जाएंगे तो कहेंगे वर्णमाला। चलिए, इतना समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है क, ख, ग, घ, अंग, इसे हम कवर्ग भी कहते हैं। अब आगे है च, छ, ज, झ, य, इसे हम चवर्ग कहते हैं। अब आगे है ट, ठ, ड, ढ, न, इसे हम टवर्ग कहते हैं। त, थ, द, ध, न, इसे हम टवर्ग कहते हैं। प, फ, व, भ, म, इसे हम पवर्ग कहते हैं। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप यहां से जान लीजिए। ये जो होती हैं कवर्ग, क से लेकर म तक,
क से लेकर म तक संख्या होती हैं 25 होती हैं, ठीक। और देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 1 13, इसकी संख्या कितना हो गया 13। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये है, 2 ये है, 1 2, 2 ये है और 2 ये है। तो 2 2 4, 8 4 12 और 12 दूना 24, 25, 25 दूना 50। वर्णमाला की संख्या जो होती है वो 25 होती हैं। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, हमको जो पढ़ना है संस्कृत में ये आपको कभी जान नहीं छोड़ने वाले हैं। ये अंगस्वर और ये अंगस्वर की मात्रा है, चाहे अनुस्वार कहिए या आप अंगस्वर कहिए, और ये दो बिंदु रहता है यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं विसर्ग। इसे हम संस्कृत में पढ़ेंगे, ह भी पढ़ते हैं। तो थोड़ा स्किप करते हैं और हम चलते हैं, इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पूरा को यहाँ पर साफ कर लिए हैं, तो अब हम आगे बढ़ना है कि वर्ण को हम दो भाग में बांटते हैं। वर्ण को दो भाग में बांटते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। चलिए अब हम दो वर्ण आपके सामने में प्रस्तुत कर दिए हैं, तो आप इसको भी जानेंगे ना कि आखिर में स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो अपना स्वयं से खुद इस्तेमाल किया जाता हो। वह वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे से ना किया जाता हो, इसका उच्चारण स्वयं ही किया जाता हो। या इसे भी कह सकते हैं कि वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं या खुद से किया जाता हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन की बात करेंगे तो वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता हो, उसे कहेंगे व्यंजन वर्ण। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्ण को हम तीन भाग में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए लिखते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। चलिए हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे। ह्रस्व स्वर वह स्वर जिसका उच्चारण में एक समय या काल का बोध होता हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, लिरी। अब कहेंगे ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती है, तो यहां पर लिखेंगे 5। अ, ई, उ, री, लिरी। ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती हैं। फिर से इसका परिभाषा सुन लीजिए। वह स्वर जिसका उच्चारण में एक समय या काल का बोध होता हो, उसे कहेंगे ह्रस्व स्वर। चलिए दूसरा दीर्घ स्वर। वह स्वर जिसका उच्चारण में दो गुना काल या समय का बोध होता हो, उसे कहेंगे दीर्घ स्वर कहते हैं। या इसे भी कह सकते हैं कि वह स्वर जिसका उच्चारण में दुगुना समय लगता हो, उसे कहेंगे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घे, दुर्घो, री, ए, आए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहेंगे दीर्घ स्वर की संख्या 8 होती है। यहां पे लिख देते हैं दीर्घ स्वर की संख्या 8 होती हैं।
आप कहेंगे पलुत स्वर, वह स्वर जिसका उच्चारण में तिगुना समय या काल का बोध होता हो, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो हम इसे मान ली समझने के लिए हम इसे 3 भी लिखते हैं। अगर मान लीजिए वह स्वर तिगुना समय, अर्थात तिगुना मतलब 3 लिखा हुआ है, तो 3 जिसमें रहेगा तो आपको समझ जाना है ये हमारा पलुत स्वर का होता है। कभी कभी ऐसे ही पूछता है तो कहते हैं ना, हे राम राधे कृष्णा, तो ये क्या होते हैं कि ये होते हैं पलुत स्वर होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम फिर से यहाँ पे बढ़ते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए हैं, तो आप इसे शेयर करें ताकि जो वीडियो आगे नेक्स्ट बनाएंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए वर्ण, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और जैसे में अ, ई, क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, भ हलंत, जितना भी हो। अब वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण को 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब आगे बढ़ते हैं कि स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, उस स्वर वर्ण को 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है पलुत स्वर। तो फ्रेंड्स इतना आप समझ गए हैं, तो चलिए इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो जो है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।